हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है वो स्पेशली मेरे नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में हमने नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है मोशन से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर करने की कंटेन करने की कोशिश करी है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो होपफुली कि मैं आपके सारे डाउट्स और जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर पाऊंगा। ठीक है, तो सेशन की स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक है आपका मोशन, ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सेंस है इसका। जैसा कि देखें हम अपने डेली लाइफ में तो एवरीवेयर हम मोशन को देखते रहते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में एक मस्क्यूटो है, मच्छर है उड़ रहा है, बीज आर फ्लाइंग ओवर देयर एंड बर्ड्स आर आल्सो फ्लाइंग, दे आर सेड टू बी इन मोशन। फैन रोटेट कर रहा है कमरे के अंदर, कूलर का फैन ब्लेड्स का मोशन है, घड़ी की सुइयां जो टिप्स हैं क्लॉक्स के वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसे व्हीकल्स हैं। तो हमारे थ्रू आउट हम अपने लाइफ में देखते हैं कि मोशन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम डेली ऑब्जर्व करते हैं और जिससे डेली हमारा सामना होता है, या मोशन के थ्रू हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इनफैक्ट हम देखें तो हमारी बॉडी, हम अपनी बॉडी को कंसिडर करें तो हम अपनी डेली लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। हम हाथ चलाते हैं, हम पैर चलाते हैं, ये भी मूवमेंट का एक हिस्सा है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट लगातार ब्लड को पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। तो वो एक मोशन का एक पार्ट है आप कह सकते हैं। या फिर जैसे जैसे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आए तो आप ट्रेन को चलते हुए देख रहे हैं, आप प्लेन्स देख रहे हैं। अब देखें कि ये तो सारे ऑब्जर्वेशन हमने कहाँ से लिया, हम अर्थ पे हैं और ये सारी चीजों को हम मूव करते हुए देख रहे हैं। बट हम देखते हैं कि हमारा घर जो है, हमारा घर रेस्ट पे है, हमारी चीजें जो रखी हुई हैं, पेड़ पौधे जो अपने अपने जगह पे रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं कि हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है, वो भी रेस्ट नहीं है। जिस अर्थ को हम समझते हैं कि रेस्ट में, वो भी मूव कर रहा है, वो सन के ऑल अराउंड किसी सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है। क्लियर है? ये तो बेसिक जानकारी आपको है। तो ये मोशन को हमने छोटे से तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। यानी हम मोशन को एक सिंपल से टर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि इट इज द मोस्ट कॉमन फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स, इन आवर लाइफ। मोशन इज द मोस्ट कॉमन फिनोमेना। क्लियर? अब जरा देखें कि मोशन के अंडर हम बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन के अंदर किसी भी चीजों का हम स्टडी करते हैं तो हम उसको मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर? जैसे कि साइंस के ब्रांचेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वैसे ही आप देखेंगे कि फिजिक्स के भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है उसका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में जरा जानें। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका क्या बिहेवियर है, क्या क्या फिजिकल फिनोमेना उसके साथ एसोसिएटेड है, उसका स्टडी हम किस में करते हैं? मैकेनिक्स में करते हैं। क्लियर? तो मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन का जो बिहेवियर का स्टडी है उसे हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर? अब मैकेनिक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। ध्यान से सुनते रहना है कि मैकेनिक्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है आपका स्टैटिक। स्टैटिक में क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि उस पे जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं वो फोर्सेज बैलेंस हो जा रही हैं। जैसे कि अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं और उधर से रिएक्शन का फोर्स मिल रहा है और ओवरऑल क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो यहां पे हम बात करते हैं बैलेंस फोर्सेज की, जो को आगे हम पढ़ने वाले हैं ना। बैलेंस फोर्सेज के अंदर जो भी मोशन है इक्विलिब्रियम के अंदर। क्लियर? अब आता है टर्म काइनेमेटिक्स का। तो जरा थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो काइनेमेटिक्स क्या है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी मोशन का स्टडी करता है, लेकिन कंडीशन क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ मोशन का स्टडी करता है कि जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आ रही है मूविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन और डायरेक्शन में, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है? विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट विच काज द मोशन।
मोशन किस कारण प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर, मोशन प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत है भाई, फोर्स की जरूरत है। तो फोर्स इज द बेसिकली कॉज ऑफ मोशन। हम काइनेमेटिक्स के स्टडी में फोर्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर, इट मींस इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट विच कॉज द मोशन। किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायनेमिक्स। सो डायनेमिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स में करते थे वैसे डायनेमिक्स में। अंतर क्या है कि इसमें हम फोर्स यानी कि जो कॉज ऑफ मोशन है उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए स्टडी करते हैं, यानी कि डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन बाय कंसीडरिंग द फैक्टर विच कॉज द मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके मोशन का स्टडी करते हैं। कैसे, तो किस कारण से मोशन डेवलप हुआ है, यानी कि फोर्स को कंसीडर करते हुए हम मोशन का स्टडी करते हैं, और काइनेमेटिक्स में बिना कंसीडर। तो ये तो मोशन से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में। हम कहते हैं रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट, रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो जैसे मुझे किसी ने बोल दिया स्टैचू, मैं स्टैचू हो गया, अपने पोजीशन पे ऐसे मैं बना हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग। मैं बोर्ड के इस कोने पे, इस किनारे पे खड़ा हूं तो यहीं पे खड़ा हूं। क्लियर, ना पोजीशन मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और ना ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। क्लियर, सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। ना टाइम के रिस्पेक्ट में ना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अगर मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और ये जो वर्ड एम लिखा हुआ है वो अपने जगह पे ही है, तो दिस वर्ड इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्लियर, अब बात करें मोशन की। तो यहां पे क्या हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, धीरे धीरे आप देखें मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ भी और बैकग्राउंड यानी सराउंडिंग के साथ भी। पहले यहां पे था, अब यहां पे, अब यहां पे, अब यहां पे। पहले स्टैटिक के सामने था, अब काइनेमेटिक्स के और अभी डायनामिक्स के। यानी कह सकते हैं कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में भी मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैं किस में हूं, मोशन में हूं। ठीक है, तो ये रेस्ट और मोशन का अलग अलग डेफिनेशन हो गया। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें जानना है कि हम रेस्ट और मोशन को डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में। तो एक आप सिचुएशन कंसीडर करिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। आपके ट्रेन में आसपास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो मोशन में है आपके लिए कि आपके लिए वो रेस्ट में है? डेफिनेटली वो आपके लिए रेस्ट में। ट्रेन की सीट, ट्रेन में जो स्विच लगे हुए हैं, जो हैंडल्स लगे हुए हैं, ट्रेन के अंदर की सारी चीजें आपके लिए रेस्ट में हैं क्योंकि आप ट्रेन के अंदर हैं। क्लियर, और ट्रेन से बाहर आप कुछ भी देखें, पेड़ है, पौधे हैं, ग्राउंड जमीन है, कोई पर्सन है, एवरीथिंग इज सपोज टू बी मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अपेरेंटली आपको फील हो रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो रेस्ट में है। अगर आप मोशन में हैं तो आपको लगता है कि जितनी चीजें रेस्ट में है वो मूव कर रही हैं। क्लियर, लेकिन वही अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर देखते हैं तो आपको बाहर की सारी चीजें रेस्ट में नजर आ रही हैं, पेड़ पौधे जमीन सब कुछ रेस्ट में आ रहा है, एंड ट्रेन इज अपीयरिंग इन मोशन। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। क्लियर, दो लोग एक साथ चल रहे हैं, दो लोग एक साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सेम पेस में एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। क्लियर, दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए, ये इसके लिए रेस्ट में, ये इसके लिए रेस्ट में, क्योंकि दोनों तो साथ में चल रहे हैं। लेकिन एक रुक जाए तो ये रेस्ट हो गया और ये मोशन में हो गया। तो रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया, ये रिलेटिव टर्म्स है, रेस्ट और मोशन। अब हम मोशन के टाइप्स के बारे में हम आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने से पहले
सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको हम कहते हैं पॉइंट मास बॉडी। नाम सुन के आपको लग रहा होगा पॉइंट मास, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पॉइंट मास बॉडी कब कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा से छोटा आप देखते हैं कि एटम, एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे हम और स्मॉलेस्ट यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंट मास बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का साइज उस पाथ के कंपेयर में बहुत छोटा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट मास बॉडी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाइक से यहाँ से दादरा नगर हवेली से अगर मैं इलाहाबाद या आगरा जा रहा हूँ, तो जो पाथ का लेंथ है उसके कंपेयर में हमारा साइज बहुत ही छोटा है, तो हमको एक पॉइंट मास बॉडी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज पाथ लेंथ या डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा है तो उसको हम पॉइंट मास बॉडी कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि मोशन को बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। पहला है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, रिलेटेड टर्म्स आपस में, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर हम किसको मानते हैं? कोई पॉइंट मास, जैसे ये पेन का मार्कर का टिप है, सीधे जा रहा है स्ट्रेट पाथ पे, तो इस स्टेप के मोशन को हमने क्या कहा? ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है। क्लियर है? तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि द मोशन इन विच द पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे पार्टिकल की बात, और अ पॉइंट मास बॉडी, जिसका हमने जिक्र किया पॉइंट मास बॉडी का, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। यानी ये जैसे हम ये एरो ये लाइन खींच रहे हैं, तो ये हमारे पेन का जो टिप का मोशन है उसे हम जनरली रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ पे। लेकिन अब आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन पे। ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है कि ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब यहां पॉइंट मास बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां एक ऐसी बॉडी की बात करें जिसका हम साइज कंसीडर कर सके, बहुत छोटा नहीं, कंसिडरेबल साइज हो। ठीक है? द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन विच ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल से मिलके वो बना है उसके सारे कंसिस्टिंग पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव करते हैं along पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस पे। अब मैं समझाता हूं कैसे। सच दैट ऑल पार्टिकल्स शिफ्ट along सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या देखा कि जो रिजिड बॉडी, जैसे ये डस्टर है, डस्टर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इस डस्टर को हमने ऐसे मूव कराया, ऐसे मूव कराया, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सब देखो एक साथ सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ट्रांसफर हो गई, शिफ्ट हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है? इसको हम एक डायग्राम से समझ लें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये उसके अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ठीक है? ये बॉडी अगर शिफ्ट होकर यहां आता है, इसका मतलब कि ये सारे पार्टिकल हम बात करें तो पैरेलल ट्रैक्स पे मूव करके और यहां पे आके शिफ्ट हो गए। क्लियर? सारे पार्टिकल्स देखो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, यानी ये क्या हो गया? यहां पे शिफ्टिंग हो गई, ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी, इसलिए इसको हम ट्रांसलेटरी कहते हैं ना। समझ में आ गई बात? ये रिजिड बॉडी के लिए और ये पॉइंट मास बॉडी के लिए। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर तो आपको सीधी से पता है कि आप एक बड़े से ग्राउंड में गोल गोल दौड़ रहे हैं तो आपका मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन हो गया। तो यहाँ पे वो जो दौड़ने वाला पर्सन है उसको हम पॉइंट मास बॉडी के तौर पे ट्रीट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या देखा कि सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पॉइंट मास बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। लेकिन अगला टर्म थोड़ा सा समझने के लिए, फिर जैसे आपने यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन पे ध्यान दिया, ठीक वैसे ही रोटेटरी मोशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहा है। रोटेशन मीन्स हम दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं। तो दरवाजा क्या है कि एक फिक्स एक्सिस, एक एक्सिस से उसको फिक्स कर दिया गया है, उसी के अबाउट वो घूमेगा। ठीक है? तो जिस एक्सिस के अबाउट फिक्स किया गया है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? और दरवाजे का जो मोशन है वो है रोटेटरी मोशन।
क्लियर हो गया? तो अब यहां पे देखेंगे कि रोटेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जैसे मैं डोर की बात कर रहा था, विंडोज की बात कर रहा, सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर वही डेफिनेशन उसी तरीके का, मूव्स ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ सर्कुलर पाथ पे आ रहे हैं, एंड द सेंटर ऑफ ऑल दीज सर्कल्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे, जरा सा ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, और ये एक डोर है। हमने कहा ये डोर घूमेगा, रोटेट करेगा इस तरीके से, इसका रोटेशन होना है। तो यहां पे अलग अलग हमने पार्टिकल कंसीडर कर लिए, मान लिए पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, हमने 3 पार्टिकल कंसीडर किया। ये घूम के ऐसे आएगा, ये कुछ इस तरीके से घूम के आएगा, ये कुछ इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा जब रोटेट करेगा। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या है, देखो सारे पार्टिकल्स का जो सर्कल आ रहा है उसका सेंटर कहां पे आ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है, और ये सारे एक साथ में चक्कर पूरे करेंगे। अगर ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये पूरा पेन का हर एक पार्टिकल एक साथ एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस मोशन कहते हैं, ठीक है। और ये रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, क्लियर, रोटेटरी मोशन। नाउ ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी, घड़ी के पेंडुलम्स को देखा होगा आपने, झूला, झूला स्कूल के कैंपस में आप स्विंग करते हैं, झूला बैठते हैं, ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, क्लियर, या हम कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ये जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। यानी कि एन ऑसिलेटरी मोशन इज दैट इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली, बार बार, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मीन पोजीशन इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इसके आने का जाने का टाइम फिक्स है, एक फिक्स इंटरवल में अपने मोशन को ये पूरा करता। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। लेकिन अब देखो ये तो ऑसिलेटरी हो रहा है, लेकिन ये कितना दूर जाता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। थोड़ा बहुत डेफिनेशन आपको पता होगा कि ऑसिलेटरी बॉडी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया, कुछ ऐसे हो गया, ऐसे ध्यान रखिए, अब तो ये एम्पलीट्यूड कम हो गया ना, कम दूर जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन हो रहा है, तब ये कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन बिकम वेरी स्मॉल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम वेरी हाई, देन इट टर्म्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। तो ये मोशन से रिलेटेड कुछ सर्टेन टर्म्स को हमने मोशन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया, किन किन तरीके के मोशन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हुए हम आपके सिलेबस के 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है डिस्टेंस, जिसको पाथ लेंथ भी कहते हैं। आपको याद रखने के लिए ये इजी रहेगा ना, पाथ लेंथ भी कहते हैं डिस्टेंस। और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, है ना, पोजीशन चेंज होना, है ना, नाम से याद रखने की कोशिश करना है। तो डिस्टेंस के बारे में जरा सा हम समझे। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस है क्या बेसिकली। So it is the actual length of path covered by a moving body in a given time. जितना पाथ पे वो मूव किया, पूरे पाथ की लेंथ को हमें मेजर कर लेना है, नाप लेना है पूरे पाथ की लेंथ को। जैसे जैसे वो मूव किया है सारे पाथ की लेंथ को मेजर कर डालना है, ठीक है, वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसमें है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। जैसे हमने कहा डिस्प्लेस होना, पोजीशन चेंज होना, एक से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट होना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये एक्चुअल पाथ की बात नहीं करता, ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की बात करता है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, 2 पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट, सीधा सीधा एक लाइन खींच दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, ठीक है। अब जरा देखें
कि डिस्टेंस में हमने कहा कि किसी भी पाथ को फॉलो करे, किसी डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है वहां पे, है ना। सो देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। किसमें? डिस्टेंस में। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी जो भी है उसमें डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हम टाइम की बात करें, हम एरिया की बात करें, मैग्नीट्यूड तो होता लेकिन डायरेक्शन नहीं होता ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सीधा स्ट्रेट, तो यहां पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो अब जरा हम आपको समझाने की कोशिश करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज किया कि कोई पर्सन है, वो ए से बी को गया, फिर बी से सी को गया, बी से सी पे पहुंचा, सी से फिर वो डी पे पहुंचा, फिर डी से ई पे पहुंचा। क्लियर? तो अब ऐसे में आपसे डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस क्या कवर किया, तो डिस्टेंस पूरे पाथ के लेंथ को कवर करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये डिस्टेंस है, टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। क्लियर? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सीधे इनिशियल टू फाइनल, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, सीधा ये लाइन कितना डिस्प्लेस हो गया, कितना पोजीशन चेंज हो गया इतने घूम के आने के बाद। एक्चुअल में यही तो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको मुझे उम्मीद समझ आ गया। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, है ना, सेपरेशन हो गया। या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सीधा, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जरा कुछ कंडीशंस देख लें कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है। पहले ये जान लें कि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, वो होता है मीटर, इसे एम से डिनोट करते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, इसे भी एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्लियर है कि इसको मीटर, मीटर बड़े लेवल पे जाएंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, और छोटे में जाएंगे सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये कहे, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आपसे कोई कहता है कि कोई पर्सन है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किधर चला? ईस्टवर्ड, फिर या आपसे 3 मीटर ईस्टवर्ड एंड 4 मीटर किधर चला? नॉर्थवर्ड। पूरब की तरफ 3 मीटर, उत्तर की तरफ 4 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। व्हाट इज डिस्टेंस? तो अब यहां पे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस सीधा सीधा आप लिखेंगे 3 + 4 यानी 7 मीटर। डिस्टेंस इज 7 मीटर। लेंथ पूरे पाथ का मेजर कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ए से बी को गया, बी से सी को गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज एसी, एसी है डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप कहेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। तो AB का स्क्वायर 9 प्लस BC का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना होगा? अंडर रूट 25 यानी 5। इसका मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। डिस्टेंस कितना आया? 7 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे जानेंगे। एक छोटा सा कंडीशन और डिस्कस करें, छोटा सा सर्कल पे बेसिस पे, कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये सेंटर हो गया O और ये उसका रेडियस है R। अब क्या है कि A से चलना शुरू किया, A से चलना, ध्यान से देखिएगा, A से चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा B पे पहुंचा, तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा?
ध्यान से देखिए, सर्कल का 1/4 है ना, 1/4 है, यानी 2 पाई आर, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर अपॉन 4, यानी कि पाई आर बाई 2, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया, ये ए से बी तक पहुंचा, क्वार्टर सर्कल कहते हैं इसको ना, 1/4। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी, ये भी आर है, ये भी आर है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2r आएगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देख लेना है। क्लियर? ये कब हो गया, 1/4 सर्कल के लिए हो गया। अब आपसे ये पूछे कि ए से बी पे पहुंचा, ये बी यहां पे है, वो यहां पे आके पहुंचा ए से बी पे, तो ये आर और ये आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई 2r, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो गया। और डिस्टेंस तो सर्कमफ्रेंस का आधा, तो डिस्टेंस की बात करें तो 2 पाई r अपॉन 2, यानी क्या हुआ पाई r, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सर्कल पे, अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है तो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, सपोज कि एक और केस डिस्कस कर लें, ए से बी पे गया कितना 10 मीटर, और फिर वापस बी से ए पे आ गया 10 मीटर। इस केस में डिस्टेंस आपका 10 + 10 यानी 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों 0? क्योंकि जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे अभी भी है, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। क्लियर? जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे अभी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वैसे सर्कुलर पाथ की बात करें तो ऑब्जेक्ट ने ए से शुरू किया, पूरा एक चक्कर घूम के वापस ए पे आ गया, ए से शुरू किया वापस ए पे आ गया, तो ऐसे में डिस्टेंस आपका 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे अभी है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि किसी मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में आपको बनाएंगे। तो जो भी आपको समझ आएगा वो आप कमेंट करेंगे और बाकी डाउट मेरे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।